Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. वीडियो क्लियर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बार सुबह वाला रिवाइज करवा देता हूँ। मॉर्निंग की क्लास में काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मॉर्निंग में हमने प्रोटीन से स्टार्ट कर दिया था और प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से एक पॉलीसेक्राइड बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स से बना होता है और वो मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जॉइंड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन्स भी कुछ पॉलीमरिक चेन्स होती हैं। दे आर प्रॉपर्ली कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं अमीनो एसिड्स, एंड दोज वेरियस यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेजेस। आज की क्लास में अभी हम समझेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, कैसे बनती है, लेकिन मॉर्निंग में हमने ये समझ लिया था कि प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट्स को अमीनो एसिड्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स को ये नाम क्यों दिया गया अमीनो एसिड? बिकॉज ईच अमीनो एसिड कंटेन टू बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स, द अमीन ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप। NH2 is the basic group, basic in nature, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर, COOH। और बेसिकली ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना प्रोटीन के अंदर, ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन अल्फा कार्बन होता है जिसपे एक तरफ NH2 और एक तरफ COH लगा होता है। मैंने कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आपको बताए भी थे, लाइक एलानाइन एंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने ग्लाइसिन का बना हुआ है, ठीक है। ग्लाइसिन के अलावा बाकी सब अमीनो एसिड्स में मैंने बताया था इस वाले H को हटा के अगर हम अलग अलग ग्रुप्स लगाते जाएंगे तो वो अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे। मैंने अमीनो एसिड्स की आपको क्लासिफिकेशन भी करवा दी थी। पहली क्लासिफिकेशन हमने बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स देखी थी, डिपेंडिंग अपॉन के उसके अंदर कितने एसिडिक और कितने बेसिक ग्रुप्स हैं। इस बेसिस पे अमीनो एसिड तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। और दूसरी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड अपॉन सिंथेसिस, कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं या नहीं होते। डिपेंडिंग अपॉन दैट दे आर ऑफ टू टाइप्स, द एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एंड दे मस्ट बी एसेंशियली टेकन थ्रू डाइट, वो हमारे फूड के थ्रू लेने हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, सो देयर प्रेजेंस इन आवर डाइट इज नॉट एसेंशियल। उनकी प्रेजेंस हमारी डाइट में एसेंशियल नहीं होती। फिर मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में ना फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला एक टॉपिक करवाया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट एक पेज लिखवाया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड ना चार अलग अलग कंडीशंस पे चार अलग अलग बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को उसकी सॉलिड स्टेट में देखें तो वो आपको एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। द अमीनो एसिड बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट बिकॉज दे साइमल्टेनियसली कंटेन द एसिडिक एंड द बेसिक ग्रुप्स इन देम, एंड वी नो कि एसिड्स एंड बेसिस reacts with together to form salt. So कोई भी अमीनो एसिड एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स दोनों होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को एक न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो ज्विटर आयन बन जाता है, यहाँ से H+ आयनाइज होता है और यहाँ से निकलने के बाद वो लोन पेयर पे अटैक कर देता है, तो इट फॉर्म्स अ ज्विटर आयन इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। बट इन केस अगर हम इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व करके किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होता है, हाई pH होता है। तो अब की बार ये जो H+ निकलेगा ना, ये H+ निकलते ही NH2 पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि NH+ निकल के सीधे सॉल्यूशन में चला जाएगा और इस एंड से ये NH2 ही बना रहेगा, दूसरे एंड से CO नेगेटिव हो जाएगा, एनायन की तरह बिहेव करता हुआ एनोड पे माइग्रेट कर जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। या हाई pH पे एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई pH पे कौन सी प्लेट पे माइग्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना हाई pH पे एनोड पे माइग्रेट करते हैं। अगर मैंने एसिडिक सॉल्यूशन लो pH सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो अब की बार ये वीक एसिड डिसोसिएट ही नहीं होता, ये यहाँ से ऐसे ही रहता है अनआयोनाइज्ड, लेकिन सॉल्यूशन में से कोई H+ निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक करता है और ये इस एंड से NH3 पॉजिटिव बन जाता है, दूसरे एंड से COH ही रहता है, तो आपकी बार ये कैटायन बन जाएगा और कैथोड पे माइग्रेट करेगा अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस। इसी से हमने ये कंक्लूड करा कि अगर कोई भी अमीनो एसिड हाई pH पे एनोड पे माइग्रेट कर रहा है और लो pH पे कैथोड पे माइग्रेट कर रहा है, तो एक इंटरमीडिएट pH ऐसा जरूर होगा जिस पे वो कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, और उसी इंटरमीडिएट pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा। हर अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं
उन सभी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं वो 5.6 से 6.3 के बीच में ही लाई करते हैं कहीं, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इवन अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर नॉट पीएच वाइज न्यूट्रल, ये पीएच वाइज न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल तो आप बस इसे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसमें COH और NH2 ग्रुप बराबर है, बट ये स्लाइटली बेसिक होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन में ये बिल्कुल न्यूट्रल बने तो आपको सॉल्यूशन थोड़ी सी एसिडिक लेनी पड़ेगी, इस रेंज में कहीं लेंगे तब उसके अंदर ये मिलाएंगे तो कंप्लीटली एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगी और तब ये कहीं माइग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। हाँ, एक चीज और बताई थी मैंने कि आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स ऑफ जनरल अकरेंस, ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरलिटी इन इट। इसमें कोई कायरल सेंटर, कोई कायरल कार्बन नहीं होता। इस कार्बन पे आप देख सकते हैं 2 H एक जैसे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाकी के 19 अमाइनो एसिड्स देखें तो ये वाला H हटा के जैसे ही आप कुछ और लगाओगे तो वो कायरल हो जाएगा और कायरल होते ही ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिबिट करने लगेगा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हमने सुबह की क्लास में डिस्कस करी थी। अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। सर एक बार आपने जो लास्ट पॉइंट बताया कायरल कार्बन वाला, वो वाला फिर से बता दो। ऑप्टिकली एक्टिव याद है आपको मिताली क्या होता है? यस सर। क्या सर जिसमें सर एनांशियोमर्स डिफरेंट होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकता है लेफ्ट या राइट में, याद आया? यस सर। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की नेसेसरी कंडीशन होती है कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब एक कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स, अगर कायरलिटी होती है तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। इसमें कायरलिटी नहीं है क्योंकि इसमें ये जो कार्बन है इसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग नहीं है, इसमें COH है, NH2 है, लेकिन 2 H एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये कायरल नहीं है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन बाकी के 19 तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे ना, क्योंकि बाकी सब में आप H हटा के कुछ और लगाओगे तो कायरलिटी आ जाएगी। ओके सर। बाकी सबको भी क्लियर है? अगले टॉपिक पे बढ़े अब हम। Yes, sir. देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स हमें देखने हैं पहले, फिर उसके बाद एक बड़ा सा टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पेप्टाइड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड्स। देखिए पेप्टाइड्स को समझने से पहले पेप्टाइड लिंकेज समझिए। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, कैसे बनती है? जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बायोलॉजिकली आप ईथर को बोल रहे थे, ईथर वाज द फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बायोलॉजिकली ग्लाइकोसिडिक बोलते थे। जब भी 2 कार्बोहाइड्रेट जुड़ते थे तो उस ग्लाइकोसिडिक के थ्रू जुड़ते थे। बिल्कुल उसी तरह से हमें देखना है कि ये पेप्टाइड जो हम नाम दे रहे हैं क्या ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो कौन सा? ऑर्गेनिक में हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो वो ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी अमाइनो एसिड में, मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड है NH2CH2COOH, इसके बराबर एक और अमाइनो एसिड है NH2CHCH3COOH। ये ग्लाइसिन है, ये एलेनाइन है। याद रखिए किसी भी अमाइनो एसिड में यहां ये जो NH2 वाला एंड होता है ना, जहां पे NH2 लगा होता है, इसे बोलते हैं N टर्मिनल, N टर्मिनल, और जहां COH लगा होता है इसे बोलते हैं C टर्मिनल, ठीक है। इसी तरह से इसका ये N टर्मिनल है, वो C टर्मिनल है। तो ये याद रखिए a peptide linkage is basically an amide group. A peptide linkage is an amide group which is formed when the C terminal of one amino acid condense with the N terminal of another amino acid. Condense का मतलब होता है water का loss, ठीक है। तो जब एक अमाइनो एसिड का C टर्मिनल बराबर वाली अमाइनो एसिड के N टर्मिनल के साथ कंडेंस होके वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा तो उनके ज्वाइन होने से जो लिंकेज बनेगी वो एक अमाइड ग्रुप होगा ऑर्गेनिक के हिसाब से, और उसी अमाइड को बायोलॉजिकली हम पेप्टाइड बोलते हैं। देखिए ये बन जाएगा NH2CH2CONH, CONH CH3COH। तो ये जो आपको लिंकेज नजर आ रही है, दिस लिंकेज, दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज।
तो पेप्टाइड लिंकेज को अगर डिफाइन भी करना हो तो हम ऐसे ही करते हैं कि a peptide linkage is an amide group which is formed when the C terminal of one amino acid condense with the N terminal of another amino acid. ठीक है, और ये जो दो अमाइनो एसिड जुड़ गए ना, इस पोर्शन को पूरे को जुड़ने के बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो दो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन मिला, ये प्रोटीन नहीं है। अभी प्रोटीन तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन करता है। इस पोर्शन को आप बोलोगे डाइपेप्टाइड। ये आपके सामने एक डाइपेप्टाइड है। सर सुनिए पहले मेरी बात, एक मिनट रुकिए। ये याद रखिएगा, जिस तरह से एक डाइसैकेराइड वो होता था जो हाइड्रोलाइज होने पे दो सैकेराइड यूनिट रिलीज करता था, या ट्राइसैकेराइड वो होता था जो हाइड्रोलाइज होने पे तीन सैकेराइड यूनिट रिलीज करता था, बिल्कुल उसी तरह से एक डाइपेप्टाइड वो होता है जो हाइड्रोलाइज होने पे दो अमीनो एसिड रिलीज करता है। डाइपेप्टाइड का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर दो पेप्टाइड लिंकेज होंगी। पेप्टाइड लिंकेज तो उसके अंदर एक होगी, लेकिन हाइड्रोलाइज करने पे वो अमीनो एसिड दो देगा। ठीक है, इसी तरह से जो तीन अमीनो एसिड देगा वो ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, जो 10 अमीनो एसिड देगा वो डेकापेप्टाइड कहलाएगा। तो पेप्टाइड बेसिकली अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं। मिनिमम दो अमीनो एसिड तो जुड़े ही होते हैं और उसी को हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, मैं और आगे बताता हूं, पहले दिशा आप बताइए, आप क्या डाउट पूछ रहे हैं? सर डाउट नहीं था, वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी तो मैं वही बोल रही थी कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर हो गई? हाँ सर अब आ गई। ठीक। किसी को मैंने अभी जो बात बताई वो आपको समझ में आई कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, कैसे बनती है, और इसे हम डाइपेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। पेप्टाइड दोबारा बता दो क्यों बोलते हैं? पेप्टाइड क्यों बोलते हैं तो मैंने बताया ही नहीं, पेप्टाइड तो उसका नाम होता है। पेप्टाइड तो उसका नाम होता है। डाइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? हाँ जी, नहीं, डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप इसे वाटर से हाइड्रोलाइज करोगे तो ये दो अमीनो एसिड देगा। अगर मैं इसे वाटर से ट्रीट करूं तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो OH इस पे आ जाएगा, H इस पे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोलाइज होने पे दो अमीनो एसिड दिए, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डाइपेप्टाइड। जैसे डाइसैकेराइड क्या होता था, जो हाइड्रोलाइज होने पे दो सैकेराइड यूनिट रिलीज करता था, वैसे ही डाइपेप्टाइड वो होता है जो हाइड्रोलाइज होने पे दो अमीनो एसिड रिलीज करता है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर दो पेप्टाइड लिंकेजेस हैं। पेप्टाइड लिंकेज तो एक ही है उसके अंदर, लेकिन अमीनो एसिड वो दो देगा। इसी तरह से ट्राइपेप्टाइड तीन अमीनो एसिड देगा, लेकिन उसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज दो होंगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो अ डाइपेप्टाइड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड टू अमीनो एसिड्स। एक बार फिर बताइए, डाइपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं और पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है और कैसे बनती है? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? सर इस ग्रुप क्यों के मतलब वो वाला जो आपने बताया था ना, पेप्टाइड लिंकेज अमाइड ग्रुप की तरह होती है, तो उसे वो क्यों बोलते थे? क्या क्यों बोलते थे, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर वो एमाइड लिंकेज बताई थी ना, एमाइड ग्रुप। एमाइड है ना, ये एमाइड होता है ना ऑर्गेनिक में, CONH। अच्छा ओके सर, डाउट क्या है, डाउट तो पूछ लो। यही था। सर हाँ युवा, सर हम ऐसा नहीं बोल सकते ना डाइपेप्टाइड को कि इसमें दो लिंकेजेस हैं, पर हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इसमें दो अमीनो एसिड्स हैं। ये तो बोल ही रहा हूं मैं, यही तो बोल रहा हूं मैं कि सर, वो तो- डाइपेप्टाइड। हाँ बोलो। सर वो तो वो है ना कि रिलीज करते हैं दो, आप तो ये बोल रहे थे ना, तो मतलब बात तो एक ही है ना, ये भी लिख बात सकते एक ही है, लेकिन बात तो एक ही है, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं। जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करी थी, वो क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे थी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो कितने सैकेराइड यूनिट देगा। उस बेसिस पे हमने उसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड करा। बिल्कुल उसी तरह से अमीनो एसिड्स को भी अभी हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पेप्टाइड्स को भी हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये हाइड्रोलाइज होने पे कितनी अमीनो एसिड यूनिट रिलीज करते हैं। दो तरह के पेप्टाइड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुन लो, मैं रिलेट करके बताता हूँ, ये 5 मिनट बाद अपना डाउट दोबारा बताना मुझे। आप ये बताइए, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करी थी तो क्लासिफिकेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये बात याद है आपको? यस सर।
ठीक है, लेकिन जब हम पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही टाइप आपको पढ़ाए जाएंगे, ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड कुछ नहीं होता। देखिए आप खुद समझिए इस चीज को कि सबसे छोटा पेप्टाइड डाइपेप्टाइड होगा, मोनोपेप्टाइड जैसी कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक सिंगल यूनिट को हम मोनोपेप्टाइड बोलते हैं तो वो गलत है, क्योंकि आप पेप्टाइड नाम तब तक तो दे ही नहीं सकते जब तक पेप्टाइड लिंकेज ना आ जाए, और पेप्टाइड लिंकेज कम से कम आएगी 2 अमीनो एसिड के जुड़ने से। इसका मतलब सबसे छोटा पेप्टाइड डाइपेप्टाइड ही होगा, और डाई से लेकर डेका तक कलेक्टिव टर्म होती है ओलिगोपेप्टाइड। तो ओलिगो और पॉली 2 तरह के पेप्टाइड्स होते हैं, और ये नाम इस बेसिस पे दिए गए हैं ईवा कि हाइड्रोलाइज होने पे कितने अमीनो एसिड रिलीज हुए। बात एक ही है, आप बोलने को ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड है, लेकिन जब Yes, डिफाइन करना होगा ना कि व्हाट इज अ डाइपेप्टाइड, तो आप बोलेंगे अ डाइपेप्टाइड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 2 अमीनो एसिड यूनिट्स। ओके सर, ठीक क्लियर है, है। यस सर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स depending upon the number of amino acid units released upon hydrolysis। जब हमने किसी पेप्टाइड को वाटर से हाइड्रोलाइज करा तो उसने कितने अमीनो एसिड रिलीज करे, डिपेंडिंग अपॉन दैट पेप्टाइड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होंगे बताइए? सर जो अपॉन हाइड्रोलिसिस 10 तक अमीनो एसिड्स दे दें। हाँ, oligopeptides are those peptides which upon hydrolysis yield 2 to 10 amino acid units। यानी कि oligopeptides के अंदर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड से लेके डेकापेप्टाइड तक सब आ जाएंगे। तो एक तो oligopeptide आपने याद रखना है। जैसे क्या हम कह सकते हैं, दिस इज एन oligopeptide, यस सर। ये एक oligopeptide है। और दूसरा होता है ओलिगोपेप्टाइड के बाद पॉलीपेप्टाइड्स। Polypeptides are those long chain molecules which upon hydrolysis yield hundreds of amino acid units। ये वो long chain molecules होते हैं, long chain molecules which upon hydrolysis yields hundreds of amino acid units। तो एक बार सभी लोग बताइए, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ गए? यस सर। बाकी सब भी समझ गए ना? यस सर। यस सर। अब अगर आप अच्छी तरह समझ गए, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग अच्छी तरह समझ गए तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या एक ही बात हुई? सोचो मैंने प्रोटीन क्या बताया था, और अब ये सोचो कि पॉलीपेप्टाइड क्या बता रहा हूं। यस सर, सेम ही हुआ। प्रोटीन क्या बताया था हमने? प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलिमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से बने थे, और अमीनो एसिड के जुड़ने से पेप्टाइड्स बनते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं एक पॉलीपेप्टाइड उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स रिलीज करता है। बट still there is a very slight difference between a polypeptide and protein। एक बहुत ही स्लाइट सी लाइन ऑफ सेपरेशन हमने ड्रॉ कर रखी है बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। इनफैक्ट इतना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि वी कैन से एवरी प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड बट एवरी पॉलीपेप्टाइड मे नॉट बी अ प्रोटीन। हर प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है, लेकिन हर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हो ये जरूरी नहीं है। एंड दैट लाइन ऑफ सेपरेशन इज 10,000 यूनिट्स ऑफ मास। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं आपको, सिर्फ उन पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन माना जाता है जिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मॉलिक्यूलर मास 10,000 को क्रॉस कर जाता है। अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड यूनिट जुड़ी हुई हैं,
लेकिन जब आपने उस पूरी चेन का मास निकाला तो वो 9,999 आ गया, 10,000 से थोड़ा सा एक यूनिट कम रह गया, तो भी आप उसे प्रोटीन नहीं बोलोगे, आप उसे पॉलीपेप्टाइड बोलोगे। लेकिन जैसे ही उसका मास 10,000 या उससे ऊपर हो जाएगा तो आप उसे प्रोटीन क्लासिफाई कर दोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास हमने ये एक लाइन ऑफ सेपरेशन ड्रॉ कर रखी है कि इस मास से नीचे नीचे वाली पॉलीपेप्टाइड्स को तो हम पॉलीपेप्टाइड ही बोलेंगे, लेकिन इस मास से ऊपर वाले पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन नाम दे देंगे। सो ओनली दोस पॉलीपेप्टाइड्स are termed as proteins whose molar mass lies above 10,000 units. ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? यस सर। उसमें फिर यही बताया था ना अभी। हाँ, ये Regardless आप of- जब डिस्कनेक्ट हुए थे मैंने बस इतना ही बताया था कि सिर्फ उन पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन बोलते हैं जिनका मोलर मास 10,000 यूनिट और या उससे ऊपर होता है। ओके सर। सर बट वो प्रोटीनेशियस इन नेचर तो होते ही है ना, प्रोटीन क्या? जैसा तो काम करेंगे ना। नहीं, अब अगर प्रोटीन होते तो वे प्रोटीन नहीं बोल देते उन्हें। ठीक है, जितने भी प्रोटीन हमारे Okay, sir. बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और जितने भी हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो सब 10,000 यूनिट से ऊपर ही होते हैं। 10,000 से नीचे वालों को हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, प्रोटीन नहीं बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, समझ गए? दिशा आप समझे? यस सर। दिशा दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। दिशा आप बताएंगे। पहली स्टेटमेंट ये है कि एवरी पॉलीपेप्टाइड इज अ प्रोटीन। नो सर। फॉल्स। यस सर। और एवरी प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। ट्रू। ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया। एवरी पॉलीपेप्टाइड मे नॉट बी अ प्रोटीन बट एवरी प्रोटीन इज डेफिनेटली अ पॉलीपेप्टाइड। ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इज नेमिंग ऑफ पेप्टाइड्स। नेमिंग, मान लीजिए इसका अकेले का नाम था ग्लाइसिन और इसके अकेले का नाम था एलेनाइन, लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ के डाइपेप्टाइड बना लिया तो इस डाइपेप्टाइड का नाम क्या होगा? सही है, वो देखना है हमें। नेमिंग ऑफ पेप्टाइड्स एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए 3 अमाइनो एसिड्स बना रहा हूं आपके सामने, फिर उन्हें ज्वाइन करेंगे। सपोज कीजिए NH2CH2COOH प्लस NH2CH3COOH प्लस NH2CH2C6H5COOH। इंडिविजुअली इन तीनों अमीनो एसिड्स के नाम बता दूं पहले मैं आपको। ग्लाइसिन, एलेनाइन एंड फेनाइलएलेनाइन। आप देखिए ये जो एलेनाइन है ना, इसमें CH3 लगा हुआ है, इसी CH3 में से मैंने एक H हटा के इसके आगे रिंग लगा दी तो ये फेनाइलएलेनाइन हो गया। ठीक है, अब मैं इन तीनों को अगर ज्वाइन करता हूं तो यहां से OH और यहां से H निकलेगा, इसी तरह से यहां से OH और यहां से H निकलेगा। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा NH2CH2CONH CH3CONH CH2C6H5COOH। पहले तो बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्राइपेप्टाइड? यस सर। यस सर। यस सर। इस ट्राइपेप्टाइड की नेमिंग कैसे करी जाती है? सो देयर आर 3 ways ऑफ नेमिंग द पेप्टाइड्स।
तीन तरीके होते हैं, एक होता है कंप्लीट नेम, एक होता है 3 लेटर नोटेशन और एक होता है 1 लेटर नोटेशन। तीनों पॉसिबिलिटीज देखिए, कंप्लीट नेम, थ्री लेटर नोटेशन और एक होती है 1 लेटर नोटेशन। देखिए जैसे ऑर्गेनिक में आप करते हो ना कि किसी भी एल्केन में से जब एक H निकल जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड जिसका C टर्मिनल यूज कर लिया आपने, जिसका C टर्मिनल आगे वाले से जोड़ दिया, कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड whose C terminal has been utilized या whose C terminal has been linked, उसमें INE की जगह YL लग जाता है, ठीक है। जैसे इसका C टर्मिनल यूज कर दिया तो इसे आप ग्लाइसाइल बोलोगे, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है। इसी तरह से इसका भी C टर्मिनल यूज हो गया तो ये एलेनाइल हो गया, लेकिन लास्ट वाले का C टर्मिनल फ्री है तो वो पूरा नाम रहेगा। तो बस आपको सब में यही करना है कि पिछले वाले सभी नेम में YL लगाते जाना है और लास्ट वाला पूरा एज इट इज रखना है और जोड़ देना है पूरा नाम, पूरा तीनों को एक साथ मिला के बोल देना है। पिछले सभी अमाइनो एसिड में YL लग जाएगा और लास्ट वाला नाम एज इट इज रिटेन रहेगा और तीनों नाम को ज्वाइन करके बोल देंगे तो वो बन जाएगा इसका कंप्लीट नाम। कौन बोलेगा, बोलकर दिखाइए जरा कंप्लीट नेम। ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलेनाइल। बिल्कुल ठीक। So the complete name of this tripeptide is glycyl alanine phenyl alanine, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नेम, ग्लाइसाइल, दिस इज C, ग्लाइसाइल एलानाइल फिनाइल एलानाइन। तो कंप्लीट नेम लिखने का तो ये तरीका होता है कि हर पिछले वाले अमाइनो एसिड में INE हटा के YL लगता जाता है और लास्ट वाले का नाम एज इट इज रिटेन रखते हैं और पूरा नाम जोड़ के बोल देते हैं। बट ये कंप्लीट नेम तो बहुत बड़ा होता चला जाएगा जब हम पॉलीपेप्टाइड्स की बात करेंगे। तो ये तो अभी ट्राइपेप्टाइड है, अभी से नाम इतना बड़ा हो गया, टेट्रा में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सो द नेम विल गो ऑन बिकमिंग लॉन्गर। तो जब ये ज्यादा बड़ा होने लगता है ना तो फिर हम 3 लेटर नोटेशन यूज करते हैं। हर अमाइनो एसिड के शुरू के 3 इनिशियल्स को लेकर उन्हें हाइफन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम इस ट्राइपेप्टाइड का नाम ग्लाई एलाफी भी बोल सकते हैं, ग्लाई एलाफी, ग्लाई एलाफी। सो दिस इज अ 3 लेटर नोटेशन। जब नाम बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो हर अमाइनो एसिड के शुरू के 3 इनिशियल्स लेकर उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है हाइफन के थ्रू। दिस इज अ 3 लेटर नोटेशन। लेकिन इवन दिस नेम विल गो ऑन बिकमिंग बिगर जब बहुत बड़ी चेन आएगी, ठीक है। तो जब बहुत बड़ी चेन आ जाती है तो इवन 3 लेटर नोटेशन भी हमें बड़ी लगने लगती है। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी होती है 1 लेटर नोटेशन वाली, जिसमें हम शुरू के इनिशियल्स लेके उन्हें आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे इसका नाम होगा, ध्यान से देखिएगा नाम, 1 लेटर नोटेशन के नाम के हिसाब से इसका नाम होगा GAF। अब ये GAF कैसे आ गया? आना तो चाहिए था GAP। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ग्लाइसिन के लिए इनिशियल हम यूज करते हैं G, एलानाइन के लिए इनिशियल यूज करते हैं A, फिनाइल एलानाइन के लिए हम P नहीं यूज करते बिकॉज प्रॉब्लम हमारे सामने ये अराइज होती है कि P से स्टार्ट होने वाले और भी अमाइनो एसिड होते हैं। देयर इज वन मोर अमाइनो एसिड जिसकी स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है, प्रोलाइन। तो अगर हम सिर्फ P बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम प्रोलाइन की बात कर रहे हैं कि फिनाइल एलानाइन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से A से अमाइनो स्टार्ट होने वाले तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनाइन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्जीन होता है। तो बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। बट द गुड थिंग इज दैट कि देयर आर जस्ट 20 अमाइनो एसिड्स ऑफ जनरल अकरेंस। 20 ही तो अमाइनो एसिड्स होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं हमारे पास 26। तो हमने क्या कर रखा है कि हर अमाइनो एसिड को यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर अल्फाबेट असाइन करा हुआ है। Every amino acid has been assigned a fixed alphabet universally। वो आपको किसी भी बायोलॉजिकली, इवन आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा एक टेबल, हर अमाइनो एसिड को कौन से इनिशियल से डिनोट करा जाता है, वो एक फिक्स्ड होता है। आपको याद नहीं करना, आपको किसी भी अमाइनो एसिड के बारे में याद नहीं करना कि उसका इनिशियल क्या होता है, बट ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर इनिशियल यूनिवर्सली फिक्स्ड है। तो हमने फिनाइल एलानाइन को F असाइन करा हुआ है।
क्योंकि F से स्टार्ट होने वाला और कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, सो F वाज अ फ्री लेटर, हमारे पास F खाली बचा हुआ था, तो हमने फिनाइल एलानाइन को F असाइन कर दिया। ठीक है, सो इसकी जो वन लेटर नोटेशन के हिसाब से नेमिंग होती है वो होती है GAF। आप बताइए मेरी बात समझ में आ गई या कंफ्यूजन है कोई? सर हम्म, सर हमें फिर पता कैसे चलेगा ये ग्लाइसिन है, मतलब ये सब रटना पड़ेगा जो क्या अमीनो एसिड है। मतलब क्या रखना पड़ेगा, क्या कौन नहीं पता चलेगा कि ग्लाइसिन है? सर मतलब ये जो अगर हमें स्ट्रक्चर, ये तो अभी आपने हमें बताया ना कि ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन है, तो फिर हमने बस INE हटा के YL लगा दिया, तो बट उसमें तो हमें अगर सिर्फ स्ट्रक्चर आ गया तो फिर हम कैसे नेम करेंगे, मतलब पता होना चाहिए ना फिर तो। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आपको देखो आपको स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने, ठीक है, लेकिन जब आप चीजों की डेफिनेशन बताते हो, मान लीजिए आप एस्पार्टिक एसिड वो बेसिक अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं या एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो एज एन एग्जांपल एक तो नाम जरूर याद होने चाहिए, दूसरे कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मान लो आपको ये समझाना है कि एसिडिक मीडियम में वो कैथोड पे चला जाता है, बेसिक मीडियम एनोड पे चला जाता है, उसके लिए कोई एक आध स्ट्रक्चर याद रखो बस। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था ग्लाइसिन एलानाइन याद रखो, बाकी आपको कोई स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा कि आपको ये नाम दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि उसका नाम बताओ, मतलब एक स्ट्रक्चर दे देंगे और उसका नाम बताओ। मैं बताता हूँ नेमिंग पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ओके एक सर, छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन बड़ा क्लियरली ये बोर्ड में आया भी हुआ है, ये क्वेश्चन वही वाला बता रहा हूं मैं। देखिए आपको ये बताया जाएगा कि ग्लाइसिन, एलानाइन एंड फिनाइलएलानाइन या 4-5 अमाइनो एसिड दे दिए जाएंगे, उनके इनिशियल्स आपको बता दिए जाएंगे, 5-6 अमाइनो एसिड के नाम और उनके इनिशियल बता दिए जाएंगे। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि अ ट्राइपेप्टाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस, अ ट्राइपेप्टाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड, ध्यान से सुनना युवा, आप ही बताओगे मुझे इसका आंसर। अ ट्राइपेप्टाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लाइसिन, एलानाइन एंड फिनाइलएलानाइन। इनके इनिशियल क्या है वो आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में, ओके ठीक है? सर, अ ट्राइपेप्टाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लाइसिन, एलानाइन एंड फिनाइलएलानाइन। Give the one letter notation name of that tripeptide. सर GAF। क्या GFA नहीं हो सकता? हो सकता है, AGF नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। तो आपको आंसर में सारी पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि द गिवन अच्छा, ट्राइपेप्टाइड कैन आइदर ऑफ दीज। ओके सर, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे ओके ये नहीं सर, पूछेंगे कि इसका इनिशियल आप याद करो, वो खुद बता देंगे कि इनिशियल क्या है। आपको तो ये बोलेंगे कि एक ट्राइपेप्टाइड है जिसने हाइड्रोलाइज होने पे ये 3 चीजें दी। अब ये 3 चीजें दी, लेकिन ये 3 चीजें किस सीक्वेंस में जुड़ी हुई थी वो नहीं मालूम हमें। सो द ओके सर, possibilities of that tripeptide can be 6. There can be 6 possibilities: GAF, GFA, AFG, AGF, FAG, FGA। 6 possibilities। ओके सर, समझ इस गए। तरह का क्वेश्चन आएगा, यस सर, ठीक है? सो स्टिल यू आर नॉट सपोज टू लर्न द स्ट्रक्चर्स, आपको कोई स्ट्रक्चर्स नहीं करनी है। ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलएलानाइन या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनाइन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ लेकिन मैं खुद कह रहा हूं एज एन एग्जांपल कम से कम 1-2 स्ट्रक्चर्स तो याद रखिए। ग्लाइसिन और एलानाइन सिंपल वाले याद रख लो। ये आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर तो याद रखिए ही, ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है? सो ये शुरू के 1-2 याद रखो, बाकी कोई स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो ओके गया सर, सबको? यस सर। ठीक है। सर, यस सर। अब देखिए, अब आते हैं मेन चीज पे। अब आपने अमाइनो एसिड के बारे में सब कुछ समझ लिया ना, अब हम वापस बैक टू प्रोटीन्स आते हैं, और प्रोटीन से रिलेटेड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसकी हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सब नया नया थोड़ी ना होगा आपके लिए, आप तो स्कूल में सिलेबस हो गया ना आपके, तो आप तो सब पढ़ चुके होंगे ना ये, मैं तो बस दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको।
पढ़ चुके हैं ना आप लोग स्कूल में? नहीं सर, साथ साथ चल रहा है। सर ये तो समझ नहीं आया, वो शेप वाला तो स्कूल में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अबे अब तो आ रहा है ना समझ में? ये सर बढ़िया एकदम। देखिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। पहले उसे देखिए जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। यहां से नजर आ रहा है ना आपको ये चीज, ये वाला एंड? आ रही है सर। और ये आगे भी जा रहा है कहीं, ठीक है। पहले तो जितना फ्रैक्शन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, आप गिन के बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं? 6 सर 6 अमीनो एसिड्स। लेकिन ये 6 बोर्ड पे इतने ही बन पाए, इसलिए 6 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं चेन आगे भी जा रही है और चेन पीछे से चलती हुई आ रही थी कहीं से। तो ये एक बहुत बड़ी सी चेन का एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखाया गया है, ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स व्हिच कंटेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड। ये तो 6 हैं, प्रोटीन में हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स वो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं कि दे रेयरली एग्जिस्ट स्ट्रेट इन आवर बॉडी। इतनी बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं प्रोटीन की, वो हमारी बॉडी में सीधे सीधे नहीं एग्जिस्ट करती, वो जगह जगह से कॉइल्स और टर्न्स लेके एक बहुत ही कन्वर्ज्ड, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मास की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर सो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स that they rarely exist in a straight manner. In fact, most of the proteins take so many coils, they take so many turns, और जगह जगह से इतना घूम जाते हैं, इतना टर्न और कर्ल हो जाते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मास की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये यही वाली जो चेन है जो मैंने सीधे दिखा रखी है, ये बॉडी के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करती है, ये ऐसी, दिस इज द प्रोटीन। अब मैं आपको ये प्रोटीन निकाल के हाथ में पकड़ा दूं और मैं आपसे कहता हूं कि बताइए ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो आप कैसे स्टडी करोगे? इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन, हाउ टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाउ टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वो हमें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर सीधे सीधे नहीं एग्जिस्ट करते, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, कुछ रेयर प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सीधे भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होते, जो जगह जगह से कॉइल्स और टर्न्स लेके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मास की फॉर्म में इस तरह से एक उलझे हुए धागे की तरह, एक उलझी हुई रोप की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपको बॉडी में से आइसोलेट कर दे दिया जाए तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे, हमें वो समझना है। आप समझे कि हमें पढ़ना क्या है? यस सर। बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। यस सर। तो देखिए, the proteins are so complex in their nature, though so complex in their structure, कि the complete structure of protein has to be studied under 3 different levels. प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को हमें 3 डिफरेंट लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करना पड़ेगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूरा एक बार में आप इसे सुलझा नहीं सकते, पूरा एक बार में आप इसे समझ नहीं सकते। पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता लगानी पड़ेगी और आप कहेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पता लग गया।
फिर आप थोड़ा सा और सुलझाओगे, थोड़ा और आगे का पता लगाओगे, आप कहोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पता लग गया। फिर और आगे का सुलझाओगे, आप कहोगे टर्शरी स्ट्रक्चर भी पता लग गया। ठीक है, तो proteins are so complex in their structure that their structure has to be studied under 3 different levels, which are known as the primary structure of protein, the secondary structure of protein and the tertiary structure of protein. और ये भी केमिकली, केमिस्ट्री में आपको 3 लेवल्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकली प्रोटीन 4 लेवल्स में समझ में आता है जाके। टर्शरी स्ट्रक्चर के आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन वो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो बायोलॉजिकली समझा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानकर चलेंगे कि 3 लेवल्स में हमें प्रोटीन पूरा समझ में आने वाला है। एक ही प्रोटीन है, दिस इज वन सिंगल प्रोटीन, लेकिन ये इतना उलझा हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे। आपको ये समझना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करेंगे और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ रहे हैं आप इस चीज को या कंफ्यूज हो रहे हैं मैंने क्या बताया? दिशा, दिव्यांशी, गर्विता, आशुतोष, अर्पण, यस समझ सर, में आ रहा है? यस सर। देखिए, ये जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसके 2 एंड्स खुले हुए होंगे ना। एक तो जहां से ये स्टार्ट हो रहा होगा वहां पे एंड टर्मिनल फ्री होगा, और जहां ये लास्ट में जाके खत्म होगा वहां सी टर्मिनल फ्री होगा। इसमें 2 एंड्स ओपन होंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ढूंढो तो एक एंड ये दिख रहा है और एक एंड ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसके 2 एंड्स फ्री होंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्री एंड टर्मिनल रीचिंग अप टू द फ्री सी टर्मिनल, अगर हम ये पता लगा लें कि किस अमाइनो एसिड के आगे कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड पता लगा लें पूरी चेन के अंदर, तो हम बोलते हैं कि हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता लग गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे ये जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें लगा हुआ है जी, ग्लाइसिन, फिर लगा हुआ है ए, एलानाइन, फिर लगा हुआ है वी, वेलाइन, ये वेलाइन होता है, फिर लगा हुआ है फिनाइल एलानाइन, एफ से रिप्रेजेंट होता है, फिर लगा हुआ है आइसोल्यूसाइन, आई से रिप्रेजेंट होता है, फिर लगा हुआ है लास्ट में ग्लाइसिन, और ऐसे ही आगे तक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्री एंड टर्मिनल अप टू द फ्री सी टर्मिनल, अगर ये पता लगा लिया जाए कि किस अमाइनो एसिड के आगे कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो उस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का पता लगना इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता लगना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो आप बोलेंगे द प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्री एंड टर्मिनल अप टू द फ्री सी टर्मिनल इन अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। बताइए, आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया? सर हाँ जी। सर प्रोटीन जो होते हैं ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं? इनफाइनाइट थोड़ी ना होते हैं, कहीं ना कहीं तो खत्म होती है। इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ। नहीं होते। ओके सर। एक फाइनाइट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, इवन अ मिलियन एंड अ ट्रिलियन कैन बी फाइनाइट, बट इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। बताइए, आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बाकी सब तो कुछ बोलते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता कि सबको आया कि नहीं आया। आ गया सर। प्राइमरी स्ट्रक्चर दोबारा बताइए, ऑन्ड्रेला, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? ऑन्ड्रेला, मैं कह रहा था ना, अभी सबको समझ में नहीं आया। सप्तऋषि, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या समझ में आया? सर उसमें जो भी लास्ट के सी फ्री टर्मिनल से जो स्टार्टिंग का जो सी टर्मिनल है उसके अंदर जो भी अमाइन वो है उसका पता लगाना प्राइमरी है। कहां से कहां तक क्या बोला आपने?
सर लास्ट के फ्री सी टर्मिनल से स्टार्टिंग का फ्री सी टर्मिनल। स्टार्टिंग में होता है एन टर्मिनल फ्री, दोनों तरफ सी नहीं होता, एक तरफ एन टर्मिनल होता है, दूसरी तरफ सी टर्मिनल फ्री होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्री एन टर्मिनल रीचिंग अप टू द फ्री सी टर्मिनल, अगर हम ये पता लगा लें लेफ्ट टू राइट कि कौन से अमाइनो एसिड के आगे कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर पता लग गया। और ये याद रखिएगा, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज वेरी वाइटल इन डिटरमाइनिंग द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है जो प्रोटीन के फंक्शंस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, मतलब ये मान लो ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंसिंग लिखी हुई है, ये एक प्रोटीन है, इसका कुछ फंक्शन होगा, लेकिन अगर मैं आई की जगह एफ कर दूं और एफ की जगह आई कर दूं, मैं थोड़ी सी भी इसके अंदर रीशफलिंग कर दूं, तो वो कोई नया प्रोटीन बन जाएगा और उसके एंटायरली डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के फंक्शन इसी सीक्वेंसिंग में डिपेंड करते हैं। अगर इस सीक्वेंसिंग में चेंज हो गया तो समझ लो कोई और प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली होते तो वही 20 अमीनो एसिड्स हैं जनरल अकरेंस के, उन्हीं 20 अमीनो एसिड के डिफरेंट अरेंजमेंट से प्रोटीन बने हुए हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ही अलग अलग होती है बस, बाकी तो प्रोटीन तो वही होते हैं, फिक्स अमाउंट नंबर ऑफ प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा, इनकी सीक्वेंसिंग पे ही प्रोटीन के फंक्शन डिपेंड करते हैं। इवन अ सिंगल reshuffle in this sequence will result into an entirely different protein with entirely different functions. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बोलेंगे द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही वाइटल होता है प्रोटीन के फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे बढ़े। यस सर। आकृति, ऐश्वर्या, क्लियर है? यस सर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट कंफर्म टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वी विल सी कि in secondary structure we study the molecular arrangement in which the primary structure exists. देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सीक्वेंस पता लगा लिया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये सीक्वेंस सीधा सीधा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारी बॉडी में। ये सीक्वेंस कहां से इसने कॉइल्स ले रखे हैं, कहां से टर्न्स ले रखे हैं, किस तरह की मॉलिक्यूलर शेप, किस तरह की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके उस फोल्ड्स को, उसके उस टर्न्स को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्टडी करा जाएगा। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर टू द मॉलिक्यूलर शेप इन विच द प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। इट रेफर to the molecular shape in which the primary structure exists. Refers to the molecular shape बोल लो या molecular arrangement बोल लो, arrangement in which the primary structure exists. सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने पता लगाया, जो चेन की सीक्वेंसिंग पता लगाई, वो सीक्वेंसिंग किस शेप में, किस अरेंजमेंट में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये याद रखिएगा, अंडर सेकेंडरी लेवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि प्रोटीन दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा कॉन्फॉर्मेशन। इसे बीटा प्लीटेड शीट्स भी कहा जाता है, कुछ बुक में लिखा होगा बीटा प्लीटेड शीट्स। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स क्या होता है? अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इटसेल्फ इनटू अ राइट-हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। देखिए, अल्फा हेलिक्स एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें यही वाली पॉलीपेप्टाइड चेन सीधे सीधे ना चल के एक राइट-हैंडेड स्क्रू हेलिक्स की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करती है। ठीक है,
दिस इज अ राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स से हमारा मतलब है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करें, थंब फेसिंग अपवर्ड, तो ये थंब अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को डिनोट कर रहा है, तो ये फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि ये चेन अंदर की तरफ कॉइल होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर अंदर की तरफ कॉइल होकर ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्री एंड टर्मिनल नीचे होगा और ये सी टर्मिनल की तरफ प्रोसीड कर रही है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हमारी बॉडी में सीधे ना एग्जिस्ट करके इस तरह से एक स्पाइरली, जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, जैसे टेलीफोन केबल होता है जो डायलर से रिसीवर तक जो केबल लगा होता है स्पाइरल वाला, उस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो अल्फा हेलिक्स is one of the most common ways in which a long polypeptide chain twists itself into a right-handed screw helix. But ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोटीन होते हैं ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी रिजिड एंड अ स्टिफ स्ट्रक्चर। ये बहुत ही रिजिड और बहुत स्टिफ होता है। देखने में ये आपको स्प्रिंग जैसा एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लग रहा होगा, जिसे आपको लग रहा होगा आप कंप्रेस और एक्सपेंड कर लोगे इधर उधर गिर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही रिजिड, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें हर एक टर्न बराबर वाली टर्न से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा करके दिखाता हूं। तो देखिए बेसिकली ये ऐसा होता है, और हर एक टर्न बराबर वाली टर्न से हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे, देखिए आपको पता है कि बीच बीच में CONH 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 रिपीट हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। तो जहां एक टर्न पे CONH आएगा, वो बराबर वाली टर्न के CONH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। फिर इस टर्न का CONH इस टर्न के CONH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक बैकबोन का काम करते हैं। दे बिहेव्स लाइक अ बैकबोन व्हिच कीप्स द मॉलिक्यूल स्ट्रेट। वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देते हैं। अब ये स्टिफ और रिजिड हो जाता है, बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, 90% ऑफ प्रोटीन जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में होती हैं। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, जिसमें एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को एक राइट हैंडेड स्क्रू हेलिकल मैनर में ट्विस्ट कर लेती है। लेकिन ये एक रिजिड और एक स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, जिसकी हर एक टर्न बराबर वाली टर्न से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी हुई है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं? मतलब अल्फा हेलिक्स समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। सबको आ गया एक ही बार में? सर हाँ जी। सर इसे राइट हैंडेड क्यों कहते हैं, एक और बार बता दीजिए। क्योंकि ये राइट हैंडेड मैनर में चल रहा है। अगर अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करो तो दिव्याशी, ये जो फिंगर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना मेरी, ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, और थंब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ कॉइल होते हुए। इसका एंड टर्मिनल नीचे होगा और ये सी टर्मिनल की तरफ जा रहा है। सो दिस इज कंपेरेबल टू अ राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स, दिस इज नॉट अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। ओके सर। श्रृंखल आप ही कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, आ गया। बाकी सबको क्लियर है? अर्पण, आशुतोष, अंशुल? यस सर, आ गया। अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड एक 1 मार्क क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट फोर्सेस सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ अल्फा हेलिक्स। कौन सी फोर्सेस हैं जो अल्फा हेलिक्स में बैकबोन का काम करती हैं? और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे मल्टीपल चॉइस में, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे टिक करना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपको एक ऑप्शन दे रखा हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक दे रखा हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बता सकते हो कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? इंट्रामोलिकुलर। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, बिल्कुल सही बोला। दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके एडजेसेंट टर्न्स में बना हुआ है। ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। दिस इज वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड जिसकी एक टर्न बराबर वाली टर्न से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ गए सब लोग? यस सर। यस। दूसरा है बीटा कॉन्फर्मेशन। बहुत रेयरली कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में सेकेंडरी लेवल पे बीटा कॉन्फर्मेशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म। बीटा कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अंडर बीटा कॉन्फर्मेशन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं
ये बिल्कुल भी कहीं से टर्न्स, कहीं से ट्विस्ट नहीं लेती, कहीं से कॉइल्स नहीं आते इनमें, ये अपने एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक बिल्कुल सीधे सीधे चलती है। तो सपोज कीजिए फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सीधे सीधे चल रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉलीपेप्टाइड चेन सीधे सीधे चली एक एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। फिर ऐसी ही एक और पॉलीपेप्टाइड चेन इसके बराबर आ गई, वो भी अपने एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक चलती है सीधे सीधे। फिर एक और पॉलीपेप्टाइड आ गया, वो भी एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक सीधे सीधे चल रहा है। और वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने आप को पैरेलली अलाइन करके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जब एक ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स सीधे सीधे चलते हैं और अपने आप को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह की अरेंजमेंट में मिलने वाले प्रोटीन्स को बीटा कॉन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो सेकेंडरी लेवल पे दो तरह के प्रोटीन लिविंग सिस्टम्स में देखे गए हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन तो अल्फा हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ रेयर प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कहीं से कॉइल्स, कहीं से टर्न नहीं लेते, वो सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बराबर बराबर अलाइन होकर अपने आप को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बीटा कॉन्फॉर्मेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता। उनका स्ट्रक्चर तो आपको यहीं पे पूरा समझ में आ गया, बिकॉज उन्होंने कोई फर्दर कॉइल्स और टर्न्स ली नहीं। लेकिन जो अल्फा हेलिक्स है ना, उसका फर्दर आगे टर्शरी लेवल भी होता है, क्वाटरनरी लेवल भी होता है। तो एनीवेज वो मैं अभी आ रहा हूं टर्शरी वाले पे। पहले आप ये बताइए बीटा कॉन्फॉर्मेशन में किस तरह से वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने आप को साइड बाय साइड अलाइन करके इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। ये समझ में आया बीटा कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है? यस सर। यस सर। बीटा कॉन्फॉर्मेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अल्फा हेलिक्स। अब आती है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर, हाँ जी सर आप ये टर्सरी वाला कल करा देंगे, अभी हमारी क्लास है 3:45 पे। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे मॉर्निंग में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर। हाँ सप्तषी, सर कल सुबह पेपर है। कितने बजे? स्कूल जा रहे हैं? नहीं सर, ऑनलाइन ही है। कितने बजे? सर 8:50 में। 8:15? 50। तो मैं तो 7:50 छोड़ दूंगा आपको 1 घंटे पहले। किस चीज का पेपर है? सर इंग्लिश का। और सब बताओ, और कौन है डीएवी का? प्रॉब्लम है कल? आदित्य शाह, आज भी था सप्तऋषि पेपर? सर यस सर था। आज किस चीज का था? सर फिजिक्स का। आज करी थी हमने मॉर्निंग की क्लास? यस सर करी थी। तो बताओ कल नहीं करें? सप्तऋषि आप जैसे बोलोगे। सप्तऋषि चलिए सर आप रख लीजिए, फिर नहीं। रख लेना। हाँ ठीक है, मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, रख लेते हैं, ठीक है? 7:50 छोड़ दूंगा। इंग्लिश है, आप रात को पढ़ लेना, सुबह 1 घंटे पहले रिवाइज कर लेंगे। सर हाँ जी सर, जब अब जैसे बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी आप मॉर्निंग क्लासेस रखोगे? आपको मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर रात को लेट सोते हैं तो सुबह उठा नहीं जाता। यस सर। चलो बायोमॉलिक्यूल तो कंप्लीट करो, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे कैसे मुझे और क्या क्या करवाना है, कितना सिलेबस हो रहा है, ठीक है? तो फिर मैं बता दूंगा। आप देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोगों पे फोर्सफुली मैं कुछ थोपना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपको जबरदस्ती मैं एक जेल में बंद करके बैठा लूं और आप बिना मन के बस क्लास कर रहे हैं। जितना करो मन से करो, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं दोपहर को ही ले लूंगा क्लास, या हम थोड़ा सा संडे को एक्स्ट्रा लगा लिया करेंगे। आप जैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारा खत्म होने दो, ठीक है? ओके सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।